कुसुम महदेले के तेवर बंगले पर गए मीडिया कर्मियों पर भड़की, बोली न तो सीएम ने मिलने बुलाया और न ही मैं मिलने जा रही हूं। मीडिया पर लगाया साजिश में शामिल होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बीरगांव नगर निगम चुनाव में हो रही जमकर राजनीति। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बीजेपी पर लगाए प्रलोभन देने के आरोप। बलौदाबाजार में जिला बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष की रेप के बाद हत्या। भटगांव चौकी के जुनपानी गांव का है मामला, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में जूडो खिलाड़ी की तालाब में डूबने से मौत। हादसे में मामले सामने आई टीटी नगर स्टेडियम प्रबंधन की लापरवाही। दौड़ की प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा। रायपुर में रफ्तार ने छीनी एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगियां। मंदिर हसौदा में कार और एम्बुलेंस में हुई भिड़ंत, मां बेटे समेत 3 की मौत। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने मिलावटखोरों और उपद्रवियों पर कसा शिकंजा। दुकान और होटल पर ताबड़तोड़ छापे। इंदौर में देर रात तक खुलने वाले पब और होटल्स को पुलिस ने कराया बंद। जबलपुर में पुलिस की अवैध वसूली के मामले में स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर। घूसखोर एएसआई पुरुषोत्तम रघुवंशी निलंबित, सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस ने दिखाई थी खबर। और स्वराज एक्सप्रेस में बाघ की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। बाघ को शहरी इलाके से दूर रखने के लिए वन विभाग ने लिया फैसला। कलियासोत केरपा में लगेगी 120 नई एलईडी और 8 किलोमीटर तक की जाएगी बांस की फेंसिंग। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एजेंडा। एक्सप्रेस एजेंडा में हम आपको बताएंगे कि राजनीति के गलियारों में आज क्या कुछ खास रहा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा। तो चलिए एक्सप्रेस एजेंडा में सबसे पहले बात पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले की करते हैं। विवादों में घिरी कुसुम महदेले भोपाल पहुंच चुकी हैं। आज सुबह ही उनका पक्ष जानने के लिए उनके बंगले पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। एक बच्चे को लात मारने से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महदेले ने सफाई तो नहीं दी, उल्टा सारा का सारा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। महदेले के तेवर देखने लायक है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भोपाल नहीं आई है और न ही संगठन ने उन्हें भोपाल बुलाया है। तो विवादों में घिरी मंत्री कुसुम महदेले भोपाल पहुंची, लेकिन भोपाल पहुंचने के बाद भी, इतना विवाद बढ़ने के बाद भी, मीडिया की सुर्खियां बढ़ने के बाद भी उनके तेवर जस के तस बने हुए हैं। बंद करिए, सारे कैमरे बंद करिए। पहले हमारी आपकी बातचीत हो जाए। कहने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और ना मैं कोई जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। आप मुझे कोई बयान नहीं देना। आप नो, मैंने आप कैमरे बंद करिए। कैमरे की बात करनी, आपने धमकाया भी कि उस रिपोर्टर को हटाइए, तो ये ठीक है क्या? पहले आप अपना बंद करिए, सब बंद करिए। अब आप सब कृपा करके पधारिए, जो मुझे कहना था कह दिया। सीएम साहब ने मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया, संगठन ने मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया। तो एक्सप्रेस एजेंडा में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री। राकेश जी, मंत्री कुसुम महदेले इतने विवादों में रही, मीडिया की सुर्खियां बनी, संघ नाराज है उनसे, बीजेपी संगठन भी उनसे नाराज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जाहिर की, लेकिन क्या लग रहा है इसके बाद भी कुसुम महदेले के तेवर अभी भी तल्ख बने हुए हैं? क्या कोई वरद हस्त प्राप्त है कुसुम महदेले को? देखिए दीपेश, तस्वीरें बोलती हैं। अपने बंगले पर जब मीडिया उनसे मुखातिब हुआ, जो चीजें वो कह रही हैं वो साफ बता रही हैं
कि वो मीडिया से सतर्क रहना चाहती हैं और दूरी बनाना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निशाने पर मीडिया आ ही जाता है। वो अपनी शर्तों पर मीडिया से बात करना चाहती हैं। उन्होंने जिसकी वो धुरी बनी हुई है इस वक्त, सियासत की धुरी बन गई है एक तरह से, वो अपनी कैबिनेट के अंदर चर्चा में है। प्रदेश भोपाल से लेकर पन्ना से भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक जिनकी चर्चा है, अगर आज वो भोपाल पहुंचती हैं तो निश्चित है कि मीडिया वहां पहुंचेगा। और मीडिया वहां पहुंचा, काफ़ी इंतजार के बाद, करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद वो मीडिया से रूबरू होती हैं। उनके बंगले पर विशेष इंतजाम किए गए थे कि पहले आपको उनके पीए से मिलना है, फिर उनसे मिलेंगे। थोड़ी सी जोर जबरदस्ती भी देखने को मिली है और मीडिया किसी तरह उनके आवास पर बंगले तक, कमरे के अंदर तक पहुंच गया था, जहां पर उनका इंतजार जब खत्म होता है तो कुसुम मेदेले आती हैं तो वो अपनी शर्तें थोपती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि यदि आप लोग मुझे निशाने पर ले रहे हैं तो उतना कसूर नहीं है, और बात कुछ थोड़ा आगे बढ़ाती हैं। वो कह रही मुख्यमंत्री ने मुझे नहीं बुलाया है, संगठन का कोई बुलावा नहीं है, मैं कोई सफाई देने नहीं आई हूं, और मीडिया आप लोग जो है वो तोड़ मरोड़ के बात पेश करते हो, जैसा मैं चाहूं वैसा बोलो। ये तो उनका अंदाज था जो बयान देखने को मिला। लेकिन जो बात अभी तक घेरे में है वो पन्ना से भोपाल शिफ्ट हो गई हैं, और जैसे उनके सूत्रों को माने, उनके जो नजदीकी सूत्र हैं कि वो दीपावली तक यहाँ रहेंगी, और संघ के कहीं ना कहीं नेता भी उनसे उनके बारे में फीडबैक ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री उनसे कई बार फोन पे बात कर चुके हैं, संगठन के नेता भी उनसे बात कर चुके हैं। कुसुम मेदेले का यह सोचना था कि पन्ना में जो पॉलिटिकल ड्रामा या जिसको जो भी कहें, जो स्थिति बनी थी, एक बच्चे के साथ उनका जो वीडियो सामने आया था, और जिस हरकत के लिए उनको कहीं ना कहीं से सत्ता और संगठन के नेता अनुचित बता रहे थे, वो अब पूरी तरह से भोपाल शिफ्ट हो गया है। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने या तो उन्हें टाइम नहीं दिया या उनसे सफाई राकेश जी, सवाल यही उठ रहा था, खबरें यही आ रही है कि मुख्यमंत्री से मिलना तो वो चाह रही थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया उन्हें। देखिए ये बात तो कुसुम मेदेले की अगर मानी जाए तो वो मिलने नहीं आई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कई बार मीडिया से ये कह चुके हैं कि वो उनसे संपर्क में है, उनसे सफाई मांग रहे हैं, और उनसे अभी हम और बातचीत करेंगे। तो अगर भोपाल में मुख्यमंत्री और कुसुम मेदेले हैं और इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही, तो हो सकता है इससे एक कारण मीडिया हो कि वो नहीं चाहते हो कि मीडिया के बीच में ये चर्चा नए सिरे से शुरू हो। और मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री निवास से झाबुआ और रतलाम के दौरे में निकल गए, जहाँ उनको आज और कल कई सभाओं को संबोधित करना है। लेकिन कुसुम मेदेले कहीं ये सोच के चल रही थी कि वो बात खत्म हो चुका है, पटाक्षेप हो चुका है, 2 वीडियो के कारण वो चर्चा में रही हैं, और मीडिया से ही जिस तरह से उनका विवाद शुरू हुआ वो आज भोपाल पहुंच गया है। हो सकता है कि पार्टी के अंदर से उनको बचाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग है, जब उपचुनाव है, तो एक महिला है, वो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक अनुभवी नेता है, उनके स्वभाव से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन मीडिया से उनकी जो दूरियां बढ़ रही हैं और तकरार हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को गौर करना होगा कि आखिर मंत्रियों के आचरण और व्यवहार में ऐसी शिकायतें क्यों होती जो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती। बिल्कुल राकेश जी, इस तरह के बाद भी वे सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और आज का जिस तरह का उनका मीडिया से व्यवहार था, उसके लिए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, यानी कि कहा जा सकता है कि विवाद उम्मीद है। चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व महामंत्री गोविंद गोयल भोपाल लौट चुके हैं। भोपाल लौटने पर गोविंद गोयल ने कहा है कि उनकी गांधीगिरी जारी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव से समझौते की खबरें सामने आने के बाद गोविंद गोयल का यह नया रुख प्रदेश कांग्रेस के लिए सरदर्द बनता दिखाई दे रहा है। गोविंद गोयल के साथ कांग्रेस के नाराज नेता अकबर बेग भी मौजूद थे। तो सोनिया गांधी के अलावा गोविंद गोयल ने कांग्रेस सांसद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। गोयल से खास बातचीत की एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर डंडौतिया ने। है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत हो रही है, कौन लोग जिम्मेदार हैं या ये हालत के लिए क्या वजह है, ये सारी चीजें बताइए इनको। देखिए, मैंने यही जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और ताकत से एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लगातार चुनाव हार चुके हैं। हमने 2008 हारा है, 2013 हारा है, 2018 हमारे लक्ष्य है। तो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें संगठन को काफी मजबूत करना पड़ेगा। सीनियर नेताओं की अनदेखी हुई प्रदेश कार्यकारिणी में, इस बारे में चर्चा हुई होगी, बताया होगा कि सीनियर नेता जो प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं आगे, लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, इस बारे में हमारे अध्यक्ष अरुण यादव जी पहले ही कह चुके थे कि कुछ लोग छूट गए, उनको शामिल किया जाएगा। तो मैंने तो जो मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है,
क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सिंधिया जी, कमलनाथ जी से भी मुलाकात हुई है, बताया मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की पीड़ा, सीनियर नेताओं की पीड़ा जो आज की तारीख में आंसू पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को डाल दिया गया है। एक अरुण यादव की बात करें तो उनके हिसाब से कांग्रेस चल रही है, गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। निश्चित मेरी सिंधिया जी से भी, कमलनाथ जी से भी बात हुई, मैंने उनको पूरी वस्तुस्थिति से उनको भी अवगत कराया। उनसे ये भी कहा कि सब नेता आपस में सामंजस्य के साथ चलेंगे तभी कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं कार्यकर्ता भ्रमित हो जाता है। कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे नेताओं में आपसी तालमेल की कमी है, वो गतिरोध दूर करना पड़ेगा और दूर करने में कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे गोविंद गोयल का क्या कदम होगा? विरोध जो लगातार जारी है, जिसको आप बताते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ही बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं गांधीवादी तरीके से विरोध है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे? देखिए, जो कुछ भी कर रहा हूँ महात्मा गांधी की प्रेरणा से कर रहा हूँ, कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप कर रहा हूँ। मेरा सतत प्रयास जारी रहेगा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, वो अपने आप को एक गतिशील और ताकत के साथ आगे बढ़े, उनकी गतिशीलता बढ़े, उनमें आपस में एक सामंजस्य बढ़े। यदि ये सब बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान दूं, प्यार दूं, विश्वास दूं। इसके करने के लिए मैं आगे और कदम उठाऊंगा। बिल्कुल गोविंद गोयल जी, सीधे तौर पर कल सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से बात हुई है, सिंधिया, कमलनाथ और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की जो पीड़ा है, खासकर सीनियर नेताओं की अनदेखी की गई है, इस बारे में तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात दिल्ली जाकर रखी है। कैमरामैन गुलजार अहमद के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद भी गोविंद गोयल कह रहे हैं कि वे उनकी गांधीगिरी जारी रहेगी, क्या मायने निकाले जाने चाहिए कांग्रेस की अंतरकलह के? देखिए, पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने गोविंद गोयल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। तब ये लगा था कि जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी है, कम से कम गोविंद गोयल के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पूरे मुद्दे का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन वो दिल्ली पहुंचते हैं, उनके साथ में पूर्व सचिव अकबर बेग भी रहते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलते हैं, कमलनाथ से मिलते हैं। इन दोनों नेताओं के सामने तो वो खुलकर जो अंदर की बात है उन्होंने अरुण यादव और उनकी टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कमलनाथ को ये तक कहा है कि आप मध्य प्रदेश आइए और संभालिए, इन उपचुनाव के बाद हो सकता है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन जो उनकी जो एक मुख्य मुलाकात जो चर्चा में है वो सोनिया गांधी से है। वो अकबर बेग और गोविंद गोयल दोनों पहुंचते हैं, पूरी तैयारी के साथ गए थे, टू द पॉइंट इन्होंने बात की है सोनिया गांधी से और कांग्रेस के हालात से अवगत कराया है। यही नहीं, शिकायत उन्होंने की है तो जो केंद्र के नेता हैं जो भोपाल आते हैं और बड़े चुनिंदा नेताओं से मिलकर चले जाते हैं, उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि बेहतर होगा कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं से भी दिल्ली के नेता इनको आकर के मिले और उनको सम्मान दें। सोनिया गांधी ने उनकी बात को सुना और उनको झाबुआ और रतलाम का दौरा भी, उपचुनाव में आमतौर पर प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इन दोनों नेताओं ने कहा कि आप झाबुआ आइए। लेकिन कहा जा सकता है राकेश जी की दर्द कहीं ना कहीं यहाँ पर गोविंद गोयल का देखने को और सुनने को मिला है। बहुत बहुत राकेश जी, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खेती और किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता, ये प्रदेश नहीं चल सकता। इसलिए हमने RVC 6000 के अंतर्गत राहत देने का फैसला किया और उस फैसले में एक बड़ा फैसला ये किया कि उत्पादकता के आधार पर राहत देंगे अगर कम पैदा हुआ है कहीं, क्योंकि फसल अच्छी दिख रही थी, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं है पैदा और उसके प्रमाण हैं तो हम उसमें राहत की राशि बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। RVC 6000 का पैसा और उसके बाद फसल बीमा योजना की राशि से काफ़ी हद तक हम जो हुआ है नुकसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये फैसला भी कर लिया कि किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी, जो अल्पकालिक ऋण है वो मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किए जाएंगे, कर्जे का जो 1 साल का ब्याज है वो भी सरकार भरेगी और अगले साल की जो अगली जो रबी की फसल है उस रबी की फसल के लिए खाद बीज का कर्ज 0% ब्याज पर ही दिया जाएगा। खाद की बीज की कमी ना है इस बात का इंतजाम करेंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि यथासंभव जहाँ जहाँ नहरों का हमारा नेटवर्क है, बांधों में पानी है, किसान जिन इलाकों में सिंचित इलाका है वहाँ चिंता न करें, हम पानी देंगे। लेकिन जहाँ कम पानी हो वहाँ गेहूं के बजाय चने जैसी फसल बोना चाहिए जो कम पानी में हो जाती है,
एक संकट ये भी है कि इस समय कई जगह जहाँ सूखे की स्थिति है और अनावरी बहुत कम आई है, वहाँ कुओं में, ट्यूबवेल्स में काफ़ी कम पानी है। तो किसान कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि 4 महीने का पानी नहीं है तो 4 महीने के अस्थायी कनेक्शन के बजाय 2 महीने का दिया जाना चाहिए। मुझे भी ये बात तर्कपूर्ण लगती है और इसलिए जहाँ पानी की कमी है वहाँ 2 महीने का ही अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा और उतनी ही राशि उनसे ली जाएगी। जहाँ ट्रांसफार्मर सूखाग्रस्त इलाकों में जले हैं वहाँ ट्रांसफार्मर भी 50% नहीं, केवल नॉमिनल राशि पर बदलने का हम काम करेंगे ताकि खेती सूखी ना रहे, किसान के खेत में फसल हो जाए, सिंचाई से वो वंचित ना हो पाए। मैं किसान बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत से साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है और इसलिए किसान बहनों और भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल हारे हैं, जिंदगी तो नहीं हारने देंगे और इस संकट से बाहर निकाल के किसान को ले जाएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास, इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा का एक दिन का सत्र समाप्त होने के बाद दिल्ली से पीड़ित किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर लौटे शिवराज एक बार फिर झाबुआ और अलीराजपुर में सक्रिय हो गए हैं, जहां 2 दिन में 10 सभाओं को संबोधित करेंगे। यह चुनाव बीजेपी से ज्यादा शिवराज के लिए इसलिए और मायने रखता है क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद इस उपचुनाव पर मोदी की भी पैनी नजर रहेगी। तो राकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश जी, कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी साख का सवाल हो गए ये उपचुनाव? सवाल फिर तो दोहराइए, आवाज नहीं आई। राकेश जी, कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी साख का सवाल हो गए ये उपचुनाव? निश्चित तौर पर पिछले एक पखवाड़े में किसान जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत की धुरी बन गया है, अफसरों को मैदान में भेजा जाता है, उसके बाद विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है। किसान को सहूलतें और मुआवजा देने के लिए पूरी जिस तरह से सरकार ने सारे विकल्प खोल दिए हैं। केंद्रीय अध्ययन दल जो है वो भी आने वाला है। मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली जाते हैं और उसके बाद में वो रुख करते हैं एक बार फिर झाबुआ और रतलाम का। तो निश्चित तौर पर ये वो उपचुनाव है जो शिवराज के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसान अगर संकट में है तो जनता के बीच भी संदेश किस तरह का जा रहा है, ये उपचुनाव के परिणाम मायने रखते हैं। वो भी तब जबकि बिहार चुनाव के परिणाम कल सामने आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ के चुनाव को निर्णायक दौर में पहले पहुंचेगा। तो सबकी नजर झाबुआ और रतलाम पर है, इसलिए शिवराज पहले भी सक्रिय रहे, पहले भी लगातार उन्होंने सौगातें दी हैं और आज और कल में वो करीब 10 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिए राकेश जी, आप हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। झाबुआ लोकसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखने की रणनीति बनाई है। जल्द ही मोदी पर फोकस रख पूरे संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव में घूमते नजर आएंगे। यानी शिवराज जहां तक नहीं पहुंच पाएंगे वहां मोदी और उनकी अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि मोदी के चेहरे पर भी इस चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, यानी कि कहा जा सकता है कि मोदी के चेहरे का भी उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर इस चुनाव को जीतने के लिए? निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में आपको वो रथ गांव-गांव घूमते हुए नजर आएंगे, जिसपे मोदी के फोटो होंगे, मोदी के बैनर होंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां होंगी। और बीजेपी की रणनीति है कि जहां शिवराज नहीं पहुंच पा रहे, शिवराज का रथ भी दौड़ेगा,
शिवराज खुद सभाएं कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है, कमराबंद बैठकें चल रही हैं, गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं भी चल रही हैं। लेकिन अब मोदी का जो चेहरा है वो जल्द ही वहां रथ पहुंचेगा, जिसपे मोदी पे ऊपर पूरा फोकस होगा और मोदी के चेहरे को भी सामने रखकर झाबुआ और रतलाम का जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। उस पर दबाव है कि जो स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया थे उनके जो खाली हुई है सीट उस पर बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखे, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं शिवराज के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी प्रतिष्ठा से जुड़ जाएगा, जिसमें उन्होंने अच्छे दिन आने की बात कही थी और करीब 1.5 साल हो गया है केंद्र में सरकार में। तो ये उपचुनाव लोकसभा का शिवराज के साथ साथ मोदी के लिए भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, मोदी के लिए भी अब ये उपचुनाव मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। दीपावली के बाद झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में कमलनाथ 16 नवंबर को अलीराजपुर, भावरा तो देवास में जयप्रकाश शास्त्री के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया 14 नवंबर को, संजय निरुपम 15 को कांग्रेस के समर्थन में सक्रिय होंगे। तो राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भी रणनीति पूरी तरह से साफ है। निश्चित तौर पर शिवराज जो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो सक्रिय हैं और संगठन अपना काम कर रहा है, तो कांग्रेस के सामने सीमित विकल्प हैं कि जो मध्य प्रदेश का दिल्ली में बैठकर के केंद्रीय राजनीति कर रहे हैं उन नेताओं को भी यहाँ उतारा जाए, जिससे ये संदेश जाए कि कांग्रेस में एकजुटता है और कांतिलाल भूरिया के साथ सभी नेता साथ में खड़े हुए हैं। खासतौर से कमलनाथ का दौरा पक्का हो चुका है। जो स्वराज एक्सप्रेस को जानकारी मिली है वो देवास और झाबुआ दोनों जगह प्रचार करेंगे और संजय निरुपम है जो मध्य प्रदेश से जो अभी तक संगठन में जुड़े रहे वो भी आ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी प्रोग्राम लगभग तय है, जबकि दिग्विजय सिंह को लेकर के अभी तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने तैयारी तो पूरी करके रखी है लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। राकेश जी बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का होशंगाबाद दौरा निरस्त हो गया है। जो क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप सिंह के क्षेत्र में शहीदों का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम में आने वाले थे, बताया जा रहा है कि कारण बीजेपी के अंदरूनी राजनीति है। तो आज यह कहकर उपचुनाव की ली गई है कि उस वक्त झाबुआ और देवास में उपचुनाव निर्णायक दौर में होगा और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री होशंगाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद नहीं रह पाएंगे। संभव नहीं है उनका उनके साथ रहना। तो राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है दौरा निरस्त होने की? देखिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, उनका 2 दिन का दौरा पिछले दिनों तय हो गया था। वो भी तब जब शिवराज के 10 साल पूरे होने के जश्न को लेकर के वो कार्यक्रम निरस्त हुआ था, किसानों की आड़ को लेकर के। उसके बीच में ये खबर आई थी कि अमित शाह आ रहे हैं, उनको चित्रकूट जाना है, वहाँ उनके कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं। जो दीनदयाल शोध संस्थान है उनको वहाँ जाना है और एक कार्यक्रम उनका वहाँ और जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ ही होशंगाबाद में एक कार्यक्रम जोड़ा गया था। जो होशंगाबाद के सांसद हैं राव उदय प्रताप, उन्होंने सीधे अप्रोच की थी अमित शाह से। एक केंद्रीय मंत्री हैं जिनके माध्यम से, और उस वक्त ये तय हुआ था कि शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम में अमित शाह होशंगाबाद पहुंचेंगे। लेकिन कल रात को ये खबर सामने आई है कि अब अमित शाह सिर्फ चित्रकूट आएंगे, होशंगाबाद नहीं जा रहे हैं। अंदर की बात यह है कि प्रदेश नेतृत्व को राव उदय प्रताप ने भरोसे में नहीं लिया था और यही कारण है कि उपचुनाव की आड़ लेकर के खासतौर से चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या संगठन महामंत्री अरविंद मेनन और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, इन लोगों ने यह तय किया और अमित शाह को भरोसे में लिया और उन्हें बताया कि झाबुआ और देवास चुनाव इस वक्त कितने मायने रखते हैं और ये चुनाव छोड़ करके आपके कार्यक्रम में वहां पर हम आपके साथ मौजूद रहें, ये संभव नहीं होता है, संभव नहीं हो पाएगा और नहीं रहेंगे तो गलत संदेश जाएगा, इसलिए उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल, यानी कि राकेश जी, कहा जा सकता है कि जो अंदरूनी कला पहले कांग्रेस में देखने को मिलती थी वो अब बीजेपी में भी उभर कर सामने आ रही है। देखिए, राव उदय प्रताप सिंह पिछले चुनाव में कांग्रेस के सांसद थे। वो उस लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में आए थे। उनका अपना एक जातीय समीकरण है, उनका अपना एक क्षेत्र में अपना प्रभाव है, इसी को उपयोग करने के लिए बीजेपी ने किया था। लेकिन सांसद बनने के बाद चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री से उनका तालमेल उस तरह का नहीं बन पाया है जो दूसरे सांसदों से है। शायद ये भी एक कारण था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाते तो शायद कोई दूसरा संदेश जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश नेतृत्व की नाराजगी है या उनको भरोसे में नहीं लेना राव उदय प्रताप सिंह को भारी पड़ा है। बिल्कुल, चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसके साथ एक्सप्रेस एजेंडा में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।
जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राजनीति भी पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना चाहिए। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? नहीं, जो हमने आपको दिखाए ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन उत्तर दें। हम कुछ और है। मेरा सवाल है। 1 नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। डॉक्टर रमन सिंह ने किया राज्य का विकास। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण। खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में। राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6,000 से 7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का चौथा राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में बेहतर वातावरण। जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर की गई 27। डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों को 2 Mbps कनेक्टिविटी के साथ जोड़े जाने की योजना। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ कौशल उन्नयन का भी अधिकार देने वाला एकमात्र राज्य। नई IT नीति से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का निर्माण। नया रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड कैपिटल। साथ ही प्रदेश के 2 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये हैं प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार सतत विकास संवेदनशीलता के साथ। मणिपुरम डकैती, गुजरात ब्लास्ट, 3 लोगों की हत्या का केस चल रहा है। वो खूंखार है और करना नहीं चाहता। अभद्र व्यवहार भी करता है न्यायालय के साथ। 40 किलो सर्किट कैमरे इस पर लगातार निगरानी करते हैं। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर के बाहर है। मृत्यु दंड की मांग की गई। बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। निर्णय दिया गया है वो काफी विरक्त है। इसका सम्मान करते हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज। शिवराज ने श्योपुर से किया चुनावी शंखनाद। बीजेपी प्रत्याशी निर्मला के पक्ष में जनता से की वोट की अपील। दो दिन के दिल्ली दौरे के बाद आज रायपुर लौटेंगे सीएम रमन। आज दिल्ली में अरुण जेटली और नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। विवादों के बाद भी कम नहीं हुए महदेली के तेवर। बंगले पर गए मीडिया कर्मियों पर भड़की। बोली ना तो सीएम ने मिलने बुलाया और ना ही मैं मिलने जा रही हूं। मीडिया पर लगाया साजिश में शामिल होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिरगांव नगर निगम चुनाव में हो रही जमकर राजनीति। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बीजेपी पर लगाए प्रलोभन देने के आरोप। बलौदाबाजार में जिला भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष की रेप के बाद हत्या। भटगांव चौकी के जनवानी गांव का मामला। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में जूडो खिलाड़ी की तालाब में डूबने से मौत। हादसे में सामने आई टीटी नगर स्टेडियम प्रबंधन की लापरवाही। दौड़ की प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा। रायपुर में रफ्तार ने छीनी एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगियां। मंदिर हसौद में कार और एम्बुलेंस में हुई भिड़ंत। मां बेटे समेत 3 की मौत।
त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने मिलावटखोरों और उपद्रवियों पर कसा शिकंजा। दुकानों, होटल्स पर ताबड़तोड़ छापे। इंदौर में देर रात तक खुलने वाले पब और होटल्स को पुलिस ने कराया बंद। जबलपुर में पुलिस की अवैध वसूली के मामले में स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर। घूसखोर एएसआई पुरुषोत्तम रघुवंशी निलंबित। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में दिखाई थी खबर।